हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आज जो एफएसबी की डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो 6 जून की है, 2022 की। ठीक है ना, ये एफ कैट एंट्री के थ्रू था। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरिओम भाई ने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मदद कर सकती हैं और एक लेवल तक आपकी जो थिंकिंग है ना वो ब्रॉड कर सकती है। और आप देहरादून, क्योंकि ये एफएसबी का सेंटर था इनका, ठीक है ना, तो वहाँ पे कहाँ स्टे करना है उसकी भी एक लिंक दी हुई है, एज अ फोटोग्राफ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और आपको मैं अभी यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। तो आपको उस चीज़ का पूरा देखना है कि आप क्या वहाँ स्टे कर सकते हो, बात कर सकते हो, कितने लोग हो, क्या हो, कैसे हो। ठीक है ना, तो वो आप देखना उस चीज़ को। दूसरी बात, बाकी इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ऑडियो कॉल आगे आएगी, आपको पूरा कॉन्फ्रेंस और डिटेल्स पता चलेगा कि क्या क्या थी। एस आर टी पी पी टी टी इमेजेस स्टोरी क्या थी जो सेलेक्ट हुई थी, वही तरीके से आप बना सकते हो स्टोरी को, और बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा हो सकता है उससे। सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद दोस्तों। और भी डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, फॉलो करना मत भूलना। फॉलो कैसे? बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, चलो अब ऑडियो सुनते हैं। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं डे 1 से। ठीक है। ओके ओके मेरी जो रिपोर्टिंग डेट थी वो 6 जून थी, बने प्रेस की देहरादून में। ओके। तो मैं 5 को पहुंच गया था, एक दिन पहले। फिर मैंने हम्म। वहीं एफएसपी के आसपास एक होटल देखा, उसमें रुका। ओके। अगले दिन मॉर्निंग में मेरी रिपोर्टिंग थी 6:30 बजे। अच्छा, वैसे आप जहाँ पे रुके हुए थे उसकी डिटेल्स आप शेयर कर देना, मैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो और लोगों को भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ओके, पास एक अच्छा। कार्ड है। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं उसका फोटो भेज दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, सही रहेगा ये। अच्छा, वैसे उस दिन आपके यहाँ देहरादून में रिपोर्टिंग क्या रही थी? रिपोर्टिंग थी 203। अच्छा, स्क्रीनिंग कितने हुए थे फिर? स्क्रीन इन 61 हुए थे। ओके ओके। तो अच्छा, ये आपको ध्यान है क्या कि मतलब कितने कितने स्क्रीनिंग हुए थे, मतलब कौन फ्रेशर कौन रिपीटर, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल बताइए। आप ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 50% रेशियो था, मतलब प्रेशर भी। हम्म। जैसे 61 थे ना, तो उसमें से अराउंड 25 से 30 के बीच में फ्रेशर थे और बाकी रिपीटर ओके थे। ओके ओके। अच्छा, जो OIR बुकलेट नंबर आपको मिला था, तो उसमें हाँ, मतलब क्या था, और क्या उसमें जंबल वर्ड्स आए थे, और अगर नहीं आए थे तो किस टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ आइडिया एक तरीके से? मुझे OIR बुकलेट नंबर मिला था 74 और 75। ठीक है। ओके। उसमें अपना एक क्यूब वगैरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे उसमें, जो क्यूब वाले आते हैं। हम्म। उसमें क्वेश्चन थे, जम्बल्ड वर्ड थे उसमें, दोनों में टेक्स्ट बुकलेट में थे। ठीक ओके। है। उसमें मतलब कुछ मैं याद कर पा रहा हूँ, एक उसमें मैथमेटिक्स था। उसका लास्ट वर्ड पूछा था कि क्या होगा। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। एक नीस था। हम्म। स्पैरो था। ठीक है। ओके। फाइनेंस था। हम्म। ये चार याद कर पा रहा हूँ, ये जम्बल्ड वर्ड थे। उसके अलावा कंप्लीशन सीरीज के बहुत क्वेश्चन थे, जैसे कि उन्होंने दे दिया ए, फिर उसके बाद उन्होंने 2 लेटर छोड़कर डी दे दिया, फिर 2 लेटर छोड़ के उन्होंने अगले का दे दिया, फिर पूछा कि अगला क्या होगा। ओह, उस अच्छा टाइप की अच्छा जो अच्छा। अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना, हाँ काफी हाँ। इजी क्वेश्चन थे, लेकिन उस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन थे। ओके ओके ओके। सो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यार, कि अपना PPDT इमेज क्या थी, और क्या आपने स्टोरी बनाई थी जिसकी वजह से आप कॉन्फ्रेंस तक जा पाए, मतलब स्क्रीनिंग हो पाए? हाँ जी, हाँ जी भाई। हाँ। तो स्क्रीनिंग में क्या था, एक हमें मतलब पेजी इमेज दिखाई थी। ठीक है। पहले तो उन्होंने 15-15 के ग्रुप बना दिए थे। हम्म। ठीक है। उसमें लगभग हम 61 थे, तो 4 ग्रुप बने थे हमारे। ओके। तो उसमें क्या हुआ था, जैसे मैं रिपीटर था, तो हमारा सबसे लास्ट बैच था। हम्म। शुरू में फ्रेशर्स का हो गया था, हमारा सबसे लास्ट था। तो उसमें इमेज ये दिखाई थी हम लोगों को, ब्लर इमेज थी, बट उसमें देख रहा था एक लड़की है, वो बैठी हुई है। ठीक है। हम्म। और वो उस लड़की ने ऐसा कुछ मतलब सैड मूड में बैठी हुई है, कोई बैकग्राउंड उसका क्लियर नहीं था। ओके। मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी गांव की लड़की है, बाजार की है। जस्ट ऐसा लग रहा था कि खुली जगह पे, ओपन स्पेस में वो सैड बैठी हुई है। अच्छा उसके चेहरे अच्छा। पे सैड इमोशंस थे। तो मैंने स्टोरी ये बनाई थी कि मतलब वो ये फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। हम्म। और उसके 1 महीने बाद फाइनल ईयर एग्जाम आने वाले हैं। ओके। लेकिन वो पिछले 2-3 महीने से उसको टाइफाइड हो रखा है, तो उसकी वजह से उसने क्लासेस अटेंडिंग करी हैं, तो उसका सिलेबस कवर्ड नहीं हुआ है। हम्म। तो वो थोड़ी कंसर्न है कि मैं कैसे करूँगी। तो फिर वो क्या करती है, एक प्लान बनाती है। अपने जो उसके क्लासमेट्स होते हैं उनको कॉल करती है, हम्म। और उनसे जो नोट्स क्लास में दिए गए थे, जिस टाइम पर वो क्लास नहीं जा पाई थी, वो सारे नोट्स लेके वहाँ से प्रिपेयर करती है। प्लस उनसे ये भी हेल्प लेती है कि जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाए गए थे, वो उसके दोस्त उससे हेल्प करें क्लियर करने में।
ओह उसके अच्छा। अलावा वो लाइब्रेरी से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेती है, ठीक है, हम्म। उनकी हेल्प लेती है। फिर वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देखती है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होती है उसको भी रेफर करती है। ओके। और साइमल्टेनियसली शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करती है ताकि लास्ट मिनट में वो रिवाइज कर पाए शॉर्ट नोट्स। बिल्कुल सही। इस तरीके से वो मतलब अपना करती है प्रिपरेशन, और फाइनली जब वो अपीयर करती है एग्जाम में तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसकी हेल्प करी। तो सही ये है। मेरी सिंपल सी स्टोरी थी। बहुत बढ़िया है यार, हाँ। सही है। सही लगी मुझे तो। हाँ लेकिन हाँ हाँ। पीपीटीटी में बस मतलब मेरी ये मानना है मेरा, ये हम्म। मेरा 5वां कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ। तो अच्छा। जनरली होता है क्या, पीपीटीटी में मेरी स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं हो पाती रिटर्न वाला पार्ट। हम्म। तो मैंने ऑलमोस्ट 60-70% स्टोरी लिख पाई होगी अपनी, 30% मेरी रह गई थी। हाँ तो हाँ। उसमें जब अपना पीपीटीटी डिस्कशन होता है तो असेसर ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अगर इन केस इफ यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट योर स्टोरी एट हम्म। सम पॉइंट्स इन ड्यूरिंग द डिस्कशन ड्यूरिंग द इंडिविजुअल नरेशन, ओह तो मैंने अच्छा। अपनी स्टोरी वहाँ पे पूरी करी थी। तो मतलब अगर हुआ। रिटर्न में रह जाता है तो आप नरेशन के टाइम पे उसको कंप्लीट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। इनफैक्ट मतलब कई बार ये भी होता है कि स्टोरी लोग थोड़ा अपनी मॉडिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। हाँ हाँ। जैसे कि टोटली चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे मेरी ये स्टोरी है इसमें मैंने 2-3 एक्शन मैंने बाद में ऐड कर दिए थे। जब मैंने ओह। रिटर्न पार्ट लिखा था तो उसमें उतने एक्शन नहीं आ पाए थे। हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही आपका पीपीटीटी का स्टोरी का रिटर्न पार्ट हो जाता है उसके बाद आपका डिस्कशन होता है, उस दौरान आपको टाइम मिलता है ऑलमोस्ट हाँ आधे हाँ। घंटे का टाइम तो मिल ही जाता है, ठीक है। सही बात तो है। उस आधे घंटे में बेटर है कि आप दो लोगों के साथ गप्पे लड़ा रहे, बेटर है कि आप अपनी स्टोरी स्टोरी वाइज। को रिवाइज करते रहें अपने मन में, हम्म। ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। क्योंकि जब आप इंडिविजुअल नरेशन में नरेट करोगे उसको तो आपको फंबल नहीं करना है, आपको एक फ्लो में आपकी वॉइस टोनैलिटी आपका मॉड्यूलेशन वॉइस का थोड़ा ठीक होना चाहिए। सही बात और है। तो मैंने अपनी स्टोरी इम्प्रोवाइज करी और उसको 5-6 बार मैंने रिहर्स किया तो वो बहुत ही अच्छे फ्लो में आ रही थी। चलो फिर बढ़िया जब है। इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने अच्छे से अपना मतलब स्टोरी नरेट करी। ओके। और मतलब यही है। और बाकी डिस्कशन तो पता ही है ऑलवेज कि वही 4 या 5 मिनट मिलते हैं। सही बात और है। उसमें 15 लड़के हैं तो यार इतना हौच पौच हो जाता है कि उसमें आप क्लियरली हम्म। बता ही नहीं पाते कि आपको क्या बोलना है। नहीं नहीं, सही तो बात है मेरे ख्याल बिल्कुल। से जो पीपीटीटी में आपका इन होंगे या आउट होंगे ये मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो आपका ओ आई आर स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम्म। जनरली क्या रहता है लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ओ आई आर का वेटेज होता ही नहीं है। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है मैं मतलब 5 बार में से अगर 3 बार स्क्रीनिंग हुआ हूँ अपनी ओ आई आर मेरा बन रहा है इसलिए मैं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा नरेशन वगैरह एवरेज रहा है, स्टोरी एवरेज रही है, कि ओके। बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रही। लेकिन उस केस में ओ आई आर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओ आई आर 1 या 2 आप टारगेट करें, 2 से नीचे ना जाए आप, ठीक है, तो आपका बहुत हम्म। अच्छा चांस होगा कि आप इन हो जाओगे। सही बात है। तो आपको ओ आई आर पर फोकस करना चाहिए और इंडिविजुअल नरेशन पर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में, डिस्कशन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको हाँ, कैसा भी ग्रुप डिस्कशन मिल तो नहीं सकता है, है सही बात है। ना। तो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, ट्राई टू पुट योर पॉइंट, बट इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू देन इट डज नॉट मेक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। लेकिन एग्जैक्टली। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल शांति बैठे हुए डिस्कशन में कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और आप उनको भी लगेगा कि कोशिश आप करनी है बोलने पार्टिसिपेट की। ही नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ, उनको ये लगेगा कि हाँ। बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, इतने सही बात है। सामने लोगों के सामने बोल नहीं पा रहा है। तो एटलीस्ट यू ट्राई टू स्पीक। अगर आप पॉइंट नहीं रख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब बोलने की उसमें। कोशिश तो करनी ही चाहिए, चलो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे उसके बाद जब आप स्क्रीन हो गए, फिर आपका मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ होगा, तो अच्छा, फिर जब साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था तो जो टैट इमेजेस थी उनमें आपको कुछ याद हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, हुआ ये था कि हमारा जैसे पीपीडीटी इन हो गए हम लोग, हम्म। हमारा लगेज वगैरह पूरा उन्होंने स्कैन करके जमा करवा दिया। और 1 मिनट के लिए मोबाइल दिया था कि आप जल्दी से इन्फॉर्म कर दो, तो 5 दिन के लिए आपका मोबाइल ऑफ रहेगा अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। सही बात है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब 3 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे सब कुछ। हम्म। फिर उन्होंने बोला था कि आपका डे 1 में ही आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, मतलब एएफएसबी में उसी दिन हो जाता है जिस दिन आपकी स्क्रीनिंग होता है। हाँ, सही बात बाकी नेवी और आर्मी में अगले दिन होता है। तो 3 बजे हम फ्री हो गए थे, 6 बजे से हमारा साइक टेस्ट होना था। है। तो 3 घंटे का टाइम था, तो हम लोग जाके थोड़ा 1 घंटे सो लिए थे, रिलैक्स हो गए थे। हम्म। फिर हमारा साइक टेस्ट स्टार्ट होता है। तो उसमें मतलब वही स्टार्टिंग में टैट स्टोरीज इमेजेस दिखाते हैं। तो उसमें जो कुछ इमेजेस मैं याद कर पा रहा हूँ वो ये थी। पहली इमेज थी नोटिस बोर्ड वाली, जिसमें मतलब बहुत ही कॉमन इमेज आपने देखी होगी। हाँ हाँ। तो उसमें नोटिस बोर्ड के सामने कुछ 5-6 लड़के खड़े रहते हैं और वो हम्म। नोटिस बोर्ड पर कुछ देख रहे होते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा, हाँ, गूगल ये पे तो भी कई मिल कई जाती बार आ है। चुकी है, हाँ सही बात हाँ हाँ हाँ। है। ओके। तो वही नोटिस बोर्ड वाली इमेज पहली थी। ओके।
दूसरी में जो मैं याद कर पा रहा हूँ ये थी कि एक बंदा है, उसने एक हैट लगाया हुआ है, ठीक है। हम्म। और वो हैट नॉर्मली उस टाइप का है जैसे नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं ना एक हैट, हाँ हाँ जो हाँ हाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैट पहनते हैं, एक अलग टाइप का बैम्बू हाँ। स्टिक से बना होता है वो। सही बात, सही 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 सही, उस याद टाइप है। का हैट लगाया हुआ था उसने, और वो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, बहुत तेज दौड़ा रहा था उसको। ओके। तो एक ये वाली स्टोरी थी, इसका मतलब ज़्यादातर लोगों ने जल्लीकट्टू से इसको रिलेट किया था कि वो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल होता है अपना साउथ इंडिया में। हम्म। तो बट मुझे लगा कि वो उसकी जो अटायर थी उस बंदे की वो साउथ इंडियन नहीं थी, वो नॉर्थ ईस्टर्न थी। ओके, तो फिर हाँ। मैंने मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल को लिया और उसको लेके मैंने बनाई कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करता है, फिर दौड़ में पार्टिसिपेट करता है, जीत जाता है उधर सही है। से रिलेटेड। ओके। तीसरी इमेज थी अ मैन वॉकिंग अराउंड अ बीच। ठीक है, एक बीच था हाँ हाँ। और एक आदमी उधर टहल रहा है बीच के आसपास। ओके। तो अगेन मतलब ये कॉमन स्टोरी है, कई बार रिपीट हो चुकी है इमेज। हम्म। तो इसमें मैंने वही लिखा था कि वो आईटी एम्प्लॉई है और किस तरीके से अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए मतलब अपना एक शेड्यूल बनाता है। उसकी 9 to 5 जॉब है, जिसकी वजह से हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे पाता और उसकी प्रोडक्टिविटी वर्क प्लेस पे उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उस प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए वो टाइम टेबल बनाता है जिसमें कि वो मतलब इवनिंग में जॉब करने के लिए जाएगा जो आस उसके पास में भी। हम्म। बड़ी सिंपल स्टोरी बनाई ओके। थी। और चौथी थी एक जिसमें देखा होगा रेलवे स्टेशन पे फैमिली मेंबर सी ऑफ करने आते हैं एक बंदे को, वो ट्रेन में चढ़ा हुआ होता है हाँ हाँ ना। ये भी कॉमन स्टोरी है कि हाँ, ये मतलब वो नॉर्मल। कहीं जा रहा है और उसके फैमिली मेंबर्स के पेरेंट्स को उसको छोड़ने के लिए। ओके। हाँ जी। और फिफ्थ इमेज ये थी कि एक छोटा बच्चा है हम्म। पानी में, ठीक है। उसकी ओके। एज होगी अराउंड 12 से 13 साल। हाँ हाँ। और एक थोड़ी मतलब वो उस बच्चे से लगभग 50 मीटर की दूर पे एक बोट है, उसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं, मतलब बोटमैन जो उसको चला रहा है और 2 लोग एडिशनल बैठे हुए हैं। हम्म। तो वो बच्चा डूब रहा है और वो बोट है थोड़ी 50 मीटर की दूरी पे। तो उसको मतलब मैंने तो वही बताया था कि वो लोकल फिशरमैन है, उसने ऑब्जर्व किया कि बच्चा डूब रहा है तो तुरंत उधर अपनी बोट को लेके जाता है और उसको बचाता है। फिर उसके फैमिली मेम्बर से भी बात करता है कि आप छोटे बच्चों को वाटर बॉडीज के पास ऐसे ना भेजा करें क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। सही है। ओके। हाँ। फिर ये था एक मतलब नई इमेज मुझे दिखी हुई ये थी हम्म। कि एक बंदा बैठा हुआ है चेयर पे, हाँ ठीक हाँ। है। और ओके। पीछे से एक एल्डरली पीपल है, मतलब उसका फादर ही लग रहा था मुझे तो वो। हम्म। उसने उस बंदे के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और बंदा थोड़ा सैड है। हम्म। अब अच्छा। ये व्हील चेयर थी, मतलब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं व्हील चेयर भी। ओ। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उस बंदे को कुछ इंजरी वगैरह हुई हो। सही बात है। वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और वो सैड है। उसके पापा उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है जल्दी से सही हो जाएगा, फिर तो अपना जो पढ़ाई वगैरह प्रिपरेशन जो कर रहा है उसको अच्छे से कर पाएगा। हम्म। ये स्टोरी बनाई थी मैंने। चलो सही है। और एक सेवेंथ ये थी कि तीन तीन लड़के हैं, ठीक है। ये भी नई इमेज मुझे देखी। हम्म। 3 बंदे थे और तीनों बंदे ऐसा लग रहा था जैसे वो गांधी जी के बंदर नहीं होते। एक हाँ ने हाँ अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, हाँ एक हाँ। ने अपने कानों पे और एक ने अपनी आंखों पे। ओके। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं उसको सिग्निफाई करते हुए इमेज मैंने अच्छा। ड्रामा के ऊपर बनाई मैंने कि हाँ। तो ये 3 बॉय वाली जो इमेज है वो उसमें वही था कि वो गांधी जी की जो टीचिंग्स है उसको सिग्निफाई कर रहे हैं और आज के प्रेजेंट टाइम में वो किस तरीके से मतलब हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि हम किस तरीके से मतलब एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में स्प्रेड कर सकते हैं। ओके। तो उससे रिलेटेड मैंने एक लिखी थी। तो ये कुछ 6-7 इमेज हैं जो मैं लिख पा रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ जी, अच्छा। ठीक है हमारा ये। हाँ हाँ, हाँ हाँ। आप बताओ बताओ बताओ। फिर उसके बाद वो WAT स्टार्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। हाँ हाँ। तो अगेन मतलब इसमें कुछ सब जो वर्ड मुझे याद आ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला वर्ड था हमारा क्लोथ। क्लोथ ओके। मतलब कपड़ा, ओके। ठीक है। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि मतलब इनर ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर क्लोथ, सही ठीक है। है। हाँ। मतलब इस टाइप से कुछ रिस्पॉन्स लिखा था। ठीक है। बाकी के और वर्ड हैं, एक था क्लोज, हम्म। एक था मेंड, MEND मेंड, मेंड, हाँ। ठीक है। ओके। रिलेशनशिप, ओके। एडवेंचर, हम्म। जूनियर, ओके। फेलियर, हम्म। टाइम, फ्रेंडशिप, स्पोर्ट, ओके। टीम, बुक, फादर। ये कुछ शब्द हैं जो मैं याद कर पा रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी। सो इसके बाद फिर जो अपना वो होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस, देखो ऐसे तो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं जितना भी हाँ मैंने हाँ। अभी तक सुना है और बाकी सबसे जाना है, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपको लगी हो कि यार ये बताना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अगर कुछ उसमें ऐसा हो तो प्लीज़ बताइए। हाँ हाँ हाँ।
मतलब जहाँ तक एसआरटी में मतलब नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स एसआरटी पूछते नहीं है वो। हम्म। तो उसमें मतलब एक दो मैं बता देता हूँ जो रिपीटेड हो रही थी, उसमें बार बार रिपीट हो रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मतलब टीजिंग अ गर्ल, मतलब किसी लड़की को टीज करना। ओके। तो उसमें एक था कि आपका दोस्त ही है वो, आपका अच्छा दोस्त है वो, हम्म। एंड वो टीज कर रहा है किसी लड़की को, तो उस केस में आप क्या करोगे? हम्म। तो एक ये थी, एक नॉर्मल ये थी कि मतलब आपके पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसको कोई टीज कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो ये दो तीन बार रिपीट हुई थी अलग अलग फॉर्मेट में। अच्छा 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 अच्छा। और एक ये थी कि आप पिकनिक पिकनिक पे गए हुए अपने दोस्तों के हाँ साथ, हाँ। और आपको वहाँ पर ठंडा खाना मिलता है, कोल्ड फूड, तो आप अच्छा। क्या करोगे? ओ। और एक माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड थी कि आप हम्म सारे लोग माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो हम्म और आप ऊपर जा चुके मतलब, ठीक है, लेकिन हम्म। आपका जो खाने का सामान था वो बेस कैंप पे रह गया पूरा। बहुत सही। अब सारे लोगों को बहुत तेज भूख लगी हुई है और बेस कैंप काफी नीचे है, तो आप क्या करोगे? ओके। एक ये था, और एक एनसीसी से रिलेटेड था कि आप लेट नाइट में आते हो एनसीसी कैंप से, हम्म। और जो आपकी ग्रांड मदर है वो आपको बहुत ही गुस्सा है और वो आपको घर में एंट्री नहीं दे रही, तो आप क्या करोगे? अच्छा। हाँ जी। और एक था कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड एंड यू हैड एग्जाम ऑन दिस, हम्म। देन व्हाट विल यू डू? ओके। और एक ट्रेन कंपार्टमेंट से रिलेटेड था कि ट्रेन कंपार्टमेंट में आग लग जाती है तो आप क्या करोगे? तो अच्छा कुछ अच्छा। एसआरटीज थी जो मैं याद कर पा रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा वैसे ये तो अपना साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, बट हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे आपका हुआ तो बहुत कुछ, मतलब और भी आगे फर्दर अगले दिन भी हुए होंगे, बट हाँ मैं हाँ अभी हाँ हाँ। डायरेक्ट जंप करता हूँ जीडी टॉपिक्स और लेक्चरर टॉपिक्स पे, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें आप पहले बता दो। चलो ठीक है, तो हाँ हुआ ऐसा था, हमारे पहले दिन सैक होने के बाद दूसरा दिन हमारा टोटली फ्री था। मेरा हाँ हाँ। शेड्यूल आपको बता दिया था कि कौन से दिन क्या है। ओके। तो हम लोगों का सेकेंड डे पूरा फ्री था। तो हम्म उस दिन हमने थोड़ा गेम्स वगैरह खेले इंडोर्स और अपना प्रिपरेशन की। फिर हमारा जीडी होता हम्म। है थर्ड और फोर्थ डे में, ठीक है। ओके। तो जीडी का जो टॉपिक था, पहला टॉपिक था, वो था नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। ठीक है। तो उसको हम मतलब किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बाई बेटर पुलिसिंग, हम्म ये पहला लीड था। दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, हम्म। और तीसरा एक लीड और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ये अच्छा, पहला जैसे बहुत टॉपिक था। क्वेश्चंस आए मेरे पास, ये जो लीड्स मिलती है इन तीनों में, जैसे 3 लीड्स होती हैं मोस्टली, तो हाँ इन हाँ। तीनों लीड्स में कोई एक लीड्स पे बोलना होता है कि ये 3 आइडियाज होते हैं जिनको मिला के बोलना होता है? यार मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा भी फिक्स वो नहीं है। हम्म। कि मतलब मैंने कुछ एसएसबी में देखा है कि लड़के सिर्फ एक ही लीड पे बोलते हैं। हाँ वही कुछ चीज़। एसएसबी में देखा है कि लड़के मिक्स करके बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़, हाँ। लेकिन अगर आप जीटीओ की ब्रीफिंग सुनोगे ना, जो जीटीओ ब्रीफ करता है स्टार्टिंग में, टास्क हाँ हाँ स्टार्ट होने से पहले, हाँ हाँ। तो उसकी क्लियर ब्रीफिंग ये रहती है हर बार कि विच वन यू थिंक इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दिस, मतलब ओके तीनों में से जो आपको लगता है कि मोस्ट रिलीवेंट कौन सा हो सकता है। तीनों के तीनों ही रिलीवेंट है, ओके, बट मतलब आपके अकॉर्डिंग हाँ कौन हाँ। सा रिलीवेंट है, आप उस एक को पकड़िए यू हैव टू और आप स्टिक उसी पे बोलिए। वन, मतलब एक पे बोलना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उस ओके पर ओके। फिर आपको बीच में स्विच नहीं करना है कि मैंने एक पॉइंट इस पे बोल हम्म। दिया, मेरा कंटेंट खत्म हो गया तो फिर मैंने दूसरा लीड दूसरे पकड़ पे लिया। बोल दिया, सही ऐसा बात नहीं है। करना है, आप स्टार्टिंग में जिस लीड पे बोल रहे हैं आपको उसी पे कंटिन्यू करना है। हम्म एंड अगर कोई दूसरा बंदा किसी दूसरी लीड पे बोल रहा है तो आप हम्म उसको मतलब असिस्ट कर सकते हो, उसके पॉइंट में आप अपना पॉइंट ऐड कर सकते हो, या फिर उसको अगर उसने सही नहीं बोला तो आप उसको काउंटर भी कर सकते हो। सही बात बस है। में आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई बंदा दूसरी लीड पे बोल रहा है तो आप उसको बोल सकते हो उसमें, लेकिन जो हम्म। आप खुद बोल रहे हैं वो आपकी सेम लीड रहनी चाहिए, वो आप चेंज मत करो उसको। सही बात है। जी। चलो ठीक है, हाँ अब फिर भाई। दूसरा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, हाउ इंडिया कैन इम्प्रूव इट्स रैंकिंग। उसमें अगेन तीन उन्होंने दिया था हम्म। कि मतलब लीड शायद एक एफडीआई था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि शुरू में दो टॉपिक मिलते हैं ना, हाँ हाँ। तो दो टॉपिक में से हम लोगों के ग्रुप ने जो चूज किया था नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाला किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला नहीं किया था। अच्छा अच्छा। इसलिए मुझे उसके लीड से याद नहीं है। फिर कोई एक बात नहीं। दूसरा टॉपिक वो देता है जीडी का, जो खुद अपनी तरफ से देता है, उसमें कोई चॉइस नहीं रहती। हाँ, कंपलसरी होता वो तो। हाँ वो कंपलसरी होता है, तो उसमें दिया था उसने सैंक्शंस ऑन रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, तो ओहो। उसमें जो द सैंक्शंस दैट वी आर इम्पोजिंग ऑन रशिया, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट विल हैव। सो कोल्ड वॉर, हम्म दैट वाज द फर्स्ट लीड। हम्म सेकंड था एस्केलेशन, ठीक है, रशिया विल एस्केलेट फर्दर। हम्म। एंड तीसरा था कॉम्प्रोमाइज, कि रशिया कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो सारे सैंक्शंस लग रहे हैं। सही है। ये हमारे जीडी टॉपिक्स थे। ओके। फिर उसके बाद
जीपी, पीजीटी, एचजीटी, स्नेक रेस, लेक्चरेट होता है, तो मैं लेक्चरेट के टॉपिक्स डायरेक्टली बता देता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, मतलब मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि इससे पहले मैं गांधीनगर गया था और ये मेरा एएफएस भी देहरादून में था, तो एयरफोर्स में लेक्चरेट में नोटिस करी है कि इनके टॉपिक बहुत ही अनकन्वेंशनल रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आर्मी और नेवी वगैरह में क्या रहता है, वो मतलब उस टाइप के टॉपिक रहते हैं कि इंडो यूएस रिलेशन, इंडो पाक रिलेशन, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं। जैसे और फिर अपना उस टाइप के रहते थे, जीएसटी हो गया, डिजिटल इंडिया। बट एफकेट में मैंने देखा है कि उनके टॉपिक थोड़े अलग रहते हैं, जैसे कि सोशल सर्विस, पेमेंट बैंक, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज एक टॉपिक था, मतलब ये तो अलग ही टाइप का था। मतलब इसमें क्या मतलब, कहने का क्या मतलब टफ रहते हैं थोड़े? टफ नहीं रहते, मतलब उस टाइप के रहते हैं, थोड़े सरप्राइजिंग रहते हैं। जैसे अगर मान हाँ लो वही चीज़। कि मैं क्या कर, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, इंडो यूएस, इंडो चाइना, इंडो रशिया, इस टाइप से। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर इन जियो पॉलिटिक्स पे कोई टॉपिक आएगा तो इनमें से फंस सकता है। और ओके। अगर आपने पहले से आप प्रिपेयर करके गए तो आप अच्छा बोल सकते हो। सही अब बात है। इस टाइप का टॉपिक आपको मिल गया, जैसे कि इस बार था एक विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर अब इस ओलंपिक्स। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आप इसमें बोल तो सकते हो, बट वो ये कि आप 3 मिनट में कितना ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो अपने कंटेंट को, कितना अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो। सही तो बात है। टॉपिक ऐसा नहीं रहता कि उस टॉपिक से आपको कोई आइडिया आएगा ही नहीं, एकदम अलग ही टॉपिक है वो। हम्म। हालांकि ऐसा टॉपिक भी नहीं रहेगा जिसपे आप बहुत स्मूथली बोल पाओगे, मतलब बीच में थोड़ा बहुत फंबल करोगे, सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस टाइप के टॉपिक आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस एक था, ग्रांड पेरेंट्स था, ठीक है, हाँ। एक था फ्रेंड्स, एक स्मार्ट डिवाइसेस करके एक टॉपिक था, ओके। विंटर ओलंपिक्स बताई दिया, फॉरेन पॉलिसी का एक टॉपिक था। तो इस टाइप के टॉपिक आते हैं, टफ नहीं होते हैं, आप इनको बोल सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा माइंड सेट आप पहले से प्रिपेयर करके रखें कि आपको रिपीटेड टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। सही बात है। तो हाँ, मतलब थोड़े नए टाइप के टॉपिक मिलेंगे आपको। ये तो है, ये तो मैंने देखा है कि थोड़े सरप्राइजिंग तो होते हैं, कुछ कुछ कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, बट मोस्टली सरप्राइजिंग हो हाँ जी, जाता हाँ है। जी, कुछ कुछ रिपीट होते हैं, बट हाँ। ज़्यादातर वो नया टॉपिक रहता है, मतलब। नया। ओके ओके ओके, सही है। हम्म। चलिए सही है यार। अब वैसे अपना जीडी हो गया, लेक्चरेट हो गया, एंड व्हाट गोइंग टू बी लेफ्ट, हाँ, इंटरव्यू का आप बताना आप। हाँ, क्या कह रहे थे भाई आप? एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, हाँ जो बिल्कुल। मतलब जीटीओ होता है ना एयरफोर्स में, हाँ। वैसे वो आर्मी नेवी से सिमिलर ही रहता है। बस एक चीज़ इसमें जो मुझे अलग लगी वो है, जब हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करते हैं ना, पीजीटी, पट्टा बल्ली पीजीटी। वाला। हाँ हाँ, पट्टा हाँ, बलिया। तो उसमें ऑब्स्टेकल ऊंचे रहते हैं, थोड़े हाइट पे रहते हैं। एयरफोर्स में ना? हाँ जी। हाँ सही बात आर्मी और नेवी थोड़े लंबे होते हैं, जो रस्सी मिलती है वो भी बहुत लंबी रहती है। मतलब ऐसा रहता है कि उस रस्सी को मतलब 2-3 लोग पकड़ते हैं, उस पर एक लोग पकड़ेगा तो जमीन में टच हो जाती है, थोड़ी लंबी रहती है वो, बस ये है। है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, और जो अपना इंडिविजुअल क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है। ऑब्स्टिकल, हाँ। हाँ जी, तो वो भी इसमें एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं, सर्कुलर में। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सर्कल में सारे कंप्लीट करते जाओ। सही जबकि है। नेवी और आर्मी में रैंडमली अरेंज रहते हैं, फिर उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ ले रहे हो। सही इसमें बात क्या है। है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सर्कल में सारे कंप्लीट कर दो। ओके। अगेन यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे टाइगर स्लीप है ना, तो हाँ हाँ। ऑलमोस्ट 15 फीट रहती है उसकी हाइट। मतलब उस पर हम्म। चढ़ने के बाद जिसको थोड़ा हाइट से फोबिया वगैरह, उसको थोड़ा डर लगता है। तो मतलब मैंने देखा है थोड़ा ऊंचा रहता है, जैसे टायर भी काफ़ी ऊंचा रहता है। मैं कर रहा था तो मैं टायर में अंदर ही फंस गया मैं। फिर ओह। मैं थोड़ा निकला उसमें से, मतलब मैंने कर दी वैसे। हम्म। थोड़ा हाइट पर रहता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। वही है यार, थोड़ा अगर हाइट से थोड़ा सा भी फोबिया टाइप से, डर टाइप से है, तो फिर दिक्कत हो सकती है हाँ वहाँ जी, पे। हाँ जी, वो क्या है, इंटेंशनली डिजाइन करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट्स में जब आप जाओगे तो मेनली आप हाइट से चीज करोगे यार। सही तो बात है। उसका मतलब एक हाइट का आपका फियर चेक करना चाहते हो, इसलिए थोड़ा हम्म। इंटेंशनली उसको ऊंचा रखा जाता है। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो बिल्कुल। चलो हाँ, सही है यार। अच्छा वैसे इंटरव्यू के अंदर आप बताओ, मतलब क्या था, मतलब कितनी देर का हुआ, कौन लिया था, और क्या क्वेश्चंस जो आपको थोड़े लगे कि यार। इंटरव्यू, हाँ। मतलब हाँ, मैं हम्म। बता देता हूँ। मेरा हम्म। इंटरव्यू विंग कमांडर ने लिया था। ओके। उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई वो विंग बात नहीं। कमांडर थे। कोई बात नहीं। तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा नॉर्मल जो चला था ना, बाकी बंदों का 45-50 मिनट चल रहा था। हाँ। और मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 70 to 80 मिनट चला था, मेरा थोड़ा लंबा खिंच गया था, ठीक है। मतलब 1.3 आवर्स टाइप। मतलब वही 70-80 मिनट्स जो भी हाँ होगा, वही हाँ, मतलब 1.3 डेढ़ मैंने घंटे बोला इसीलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो कोई ना, हाँ वन पॉइंट बताइए। थ्री आवर्स टाइप। हाँ हाँ। तो इंटरव्यू देने के बाद मतलब मेरा टेस्ट अच्छा गया इस बार, और इंटरव्यू भी अच्छा गया था। मेरा इंटरव्यू मतलब पहले हो गया था, इंटरव्यू के बाद हमारा जीटीओ स्टार्ट हुआ था। ओह अच्छा अच्छा, आप लोग तो को पहले, ओके। हाँ, इंटरव्यू पहले हो गया था। तो हम्म। उसमें ये सीन था कि मतलब एएफएस भी देहरादून है ना, मतलब जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया और
वहाँ पे कई सारे लोगों से इंटरेक्ट किया जो ऑलरेडी उस बोर्ड में 3-3 4-4 बार आ चुके थे। हम्म। ठीक है, तो एक पैटर्न वो ये लोग फॉलो करते हैं कि वो सिर्फ पीआई क्यों पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते डिफेंस नॉलेज कि एयरफोर्स में बताओ क्या क्या है। हम्म। बहुत ही बेसिक पूछेंगे, अगर तुमसे पूछ भी लेंगे ना एयरफोर्स से रिलेटेड, बहुत बेसिक कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। अभी अगर कोई देने जा रहा है तो इतना तो पता ही होगा उसको। सही बात है। बहुत डीप में नहीं पूछते कि एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है, इंजन का स्पेसिफिकेशन बताओ, वैसे अभी जो सर्विस बताओ, लास्ट हार्ड मैंने पॉइंट वीडियो कितने डाली है होते हैं। उसमें भी एक कैंडिडेट कह रहा था कि पीआईक्यू यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे देहरादून में, वो भी शायद देहरादून की वीडियो मैंने डाली थी। हाँ। हाँ, तो उसमें ना पूरा मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिसका भी देहरादून में अभी एसएसबी है, तो मैं उसको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपना पीआई क्यू प्रिपेयर करके जाओ। ऑलमोस्ट 90% पीआई क्यू रहता है। हम्म। 10% वो लास्ट में पूछ लेता है, एक आधे इंटरनेशनल न्यूज़ बता दो। वो मतलब ये भी मतलब वो अपने आप से नहीं पूछता कि ये वाली न्यूज़ बताओ, वो आपको लिबर्टी दे देता है कि आप कोई भी बता दो जो आपको आती है। हाँ, फिर उसी में और से एक घुस घुस के क्वेश्चन। हाँ, जैसे मेरे से पूछा था उसने, बताओ कोई इंटरनेशनल न्यूज़। हाँ हाँ। तो मैं मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के गया था उसी दिन मॉर्निंग में। तो उस दिन चाइना ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट भेजे थे इंटरनेट, वो स्पेस स्टेशन जो अपने बना रहे हैं वो। हाँ हाँ। तो मेरे से पूछता है, अच्छा मैंने उसको बताया कि सर चाइना हैज़ रिसेंटली सेंट 3 एस्ट्रोनॉट टू देयर स्पेस स्टेशन। तो हम्म। मेरे से ये सवाल पूछा कि वो लॉन्च व्हीकल का नाम बताओ जिसे लॉन्च किया गया था, हम्म। और चाइना में कौन सी लोकेशन है जो लॉन्च पैड, उसका नाम क्या है वो भी बता दो। ओ। तो वो मुझे नहीं पता था। तो मतलब ऐसे मतलब डीप में अभी 2-3 स्टेप अंदर चले जाते हैं। हाँ, वही कहने का मतलब यार यही है ना कि अगर आप कुछ भी नया बताने जा रहे हो तो उसका थोड़ा सा डीप नॉलेज रहना चाहिए, बट वही है कि मॉर्निंग में कहाँ आदमी इतना तैयार करके जाएगा यार। हाँ, जस्ट मैंने ऐसी नज़र मार ली थी क्योंकि मैंने हम्म। पीआई की में न्यूज़पेपर रीडिंग लिखा था। तो हाँ। कई बार वही पूछते हैं कि आज का न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी, तो वो देख के जाना नहीं नहीं, जरूरी आपने है। अपनी तैयारी सही की थी यार, जितना बताए हो आप, मुझे अच्छा लगा। हाँ हाँ। ठीक है फिर तो भाई। फिर हाँ। हाँ भाई, तो पूरा पीआई की बेस चला। पीआई की बेस में अपना स्टार्ट होता है वो फ्रेंड्स, मतलब एजुकेशन से स्टार्ट होता है, एजुकेशन। फिर तुम्हारा फ्रेंड्स, टीचर, फैमिली, नेबर्स, स्पेयर टाइम में आप क्या करते हो, हॉबीज इंटरेस्ट क्या क्या है। हम्म। ठीक है। अब जैसे मैं जॉब करता हूँ तो इनकम के बारे में पूछ लिया कि आप कैसे स्पेंड करते हो, कैसे सेविंग्स करते हो आप। हम्म। मैंने ड्रॉप लिया था 12th के बाद, तो पूछा कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, जेई में आपकी जेई में रैंक कितनी थी, उसकी फीस वगैरह कोचिंग की क्या थी, कोचिंग का नाम क्या था। ठीक है, फिर आपने फीस कैसे मैनेज करी। पूरा मोस्ट पूछे। एडवें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू हैव डन, मतलब आपने सबसे ज़्यादा एडवेंचरस थिंग चीज़ क्या करी है, वो पूछ लिया मेरे से। ठीक है, बिगेस्ट फियर क्या है आपका, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वहाँ का एक, अच्छा अच्छा। कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर। हम्म। ठीक है, ये पूछा ही जाता होगा ये वाला क्वेश्चन, तो ये वो। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि मेरे पहले एसएसबी में ये नहीं पूछा था कहीं भी। अच्छा अच्छा। तो एट द मोमेंट आपकी बिगेस्ट फियर सोच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो मैंने तो मना ही कर दिया था कि सर आई डोंट हैव एनी फियर। तो बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर ह्यूमन को कुछ ना कुछ फियर होती है। हाँ, सही तो उसने बात दो है। तीन चार बार मेरे को मतलब प्रेशराइज किया, तो मैंने कहा सॉरी सर, एट द मोमेंट आई अनएबल टू रिकॉल, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई डोंट हैव एनी फियर। तो सही है। फिर उसने वही है पूछा यार, कि यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो सिखा देती हैं किसी भी पर्सन को। जैसे आप ही बता रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओगे तो कम से कम ये तो पता रहेगा ना कि भैया ये सब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा मतलब एक एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी मिल जाता है कि सही बात है। पॉसिबल क्वेश्चन क्या 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 पूछे जा सकते हैं आपसे। हम्म। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू मेरे कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं, मेरा इंटरव्यू हमेशा स्मूथली चलता है। हम्म। दिक्कत मतलब ये है कि जीटीओ वगैरह में इसलिए आ जाती है क्योंकि जीटीओ में मेनली आपका कंटेंट, कंटेंट इज़ द किंग कहते सही हैं। बात है। तो सही बात मतलब है। कंटेंट अगर आपके पास है ना तो आप जीडी में अच्छा बोल पाओगे। अगर आप एक्चुअली मेरे साथ क्या था, मैं तो 5वीं बार कॉन्फ्रेंस आउट था। ठीक है, हम्म। मेरे साथ बंदे थे वो 8-9 बार कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। ओ। तो उनका कंटेंट इतना अच्छा था कि उनके सामने मुझे लग रहा था कि मेरा कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था, उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा था। ओ। तो जीटीओ मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, उसका रीज़न यही था कि कंटेंट की कमी थी थोड़ी। हो सकता क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कंटेंट वैसे भी उतना ज़्यादा है है। नहीं, और जॉब के साथ कोई थोड़ा बात टाइम नहीं। नहीं मिल पाता है। हालांकि ये है कि अगली बार मैं जाऊँगा तो थोड़ा अपने कंटेंट पे मैंने अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल, कि बहुत सही थोड़ा, किया। हाँ जी, कंटेंट होगा तो आप जीटीओ में अच्छा कर लोगे, और बाकी जीटीओ में कुछ रहता नहीं है। सही है। तो फिर उसके बाद और इंटरव्यू क्वेश्चन ये थे, हु डू यू अप्रोच फादर और मदर व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हम्म। रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स, हु डू यू क्लोजर द मोस्ट, मतलब कौन से सिबलिंग से आप ज़्यादा क्लोजर हो। अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन ये पूछ रहा, हु इज बॉस एट योर होम, तो हम्म। आपके घर पे बॉस कौन है, आपके जो चार जो भी सिबलिंग्स हैं आपके, हम्म। उनमें सबसे ज़्यादा किसकी चलती है। तो अच्छा। मतलब वो पूछा उसने, तो मैंने बोला सर माई यंगर ब्रदर। तो वो पूछता है क्यों। मैंने बोला सर सबसे छोटा है तो थोड़ा लाडला भी है घर में।
तो थोड़ा वो बॉसी टाइप है, तो क्या करते हो तुम? मैंने कहा सर मैं उसको डांटता हूँ, कई बार पीट भी देता हूँ थोड़ा बहुत, तो हंसने लगा वो। सही है। फिर चलो पूछता है बढ़िया। डिसएडवांटेज। हाँ, फिर वो एक क्वेश्चन उसने ये भी पूछा था, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ बीइंग एल्डेस्ट इन द फैमिली। ठीक हम्म। है। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपके चैनल से रिपीट हो गया, मैं आपका वीडियो देख के गया था एक देहरादून वाला, हाँ हाँ तो उसने ये क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ। तो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ बीइंग एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो ये थोड़ा मैंने सोच लिया था कि भाई क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये क्वेश्चन का मैंने आंसर अच्छे से दिया था वहाँ पर। अच्छा, चलो बढ़िया तो है ये यार। थोड़ा आपके चैनल से हेल्प हो गई थी मेरी। चलो सही है, इसीलिए यार करता ही हूँ कि कहीं ना किसी को हेल्प होती ही रहे, बस यार यही देखो, पर्पस यही है बस, और कुछ नहीं है। हाँ जी, तो मतलब मेरा भी ये था कि यार मैंने आपके चैनल के कई सारे वीडियो देखे देहरादून जाने से, हाँ हाँ। तो अब मुझे ज़्यादा हेल्प मिली उन चैनल से, तो मुझे लगा कि यार अपना एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ, शायद किसी एक बंदे की हेल्प हो जाए। बस वही चीज़ हो है जाती ना? है यार, सही किया आपने। हाँ जी। तो मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं थोड़ा कुछ बता पा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो हाँ हाँ कॉम्पिटिटिव हाँ हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने स्टार्टिंग फ्रॉम योर 12th क्लास कौन कौन से दिए हैं, आपने सारे बता दो आप। अच्छा ये अच्छा। क्वेश्चन था। ठीक है। जॉब के बारे में पूछा कि किस टाइप का आप काम करते हो, जॉब के बारे में आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। फिर हम्म मेरे से एक पूछा कि इन केस यू आर नॉट सिलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स एंड व्हाट इज द बैकअप प्लान। तो फिर हम्म मैंने उसको बताया कि सर मैं ऐसे गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मास्टर्स करने के लिए चला जाऊँगा। हम्म। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछा था कि वो ये आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस तो पूछते ही है बार बार कि आपकी हाँ, स्ट्रेंथ वो तो वीकनेस क्या है। कंपलसरी है उनका क्वेश्चन। हाँ जी। फिर उसने एक पूछा था कि अगर मैं आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछूं तो क्या होगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो मैंने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताया। फिर वो पूछता है कि अगर मैं आपके बेस्ट फ्रेंड से ये पूछूं कि अच्छा मेरे बारे में निगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, तो क्या क्या बताएगा। हम्म तो ये एक क्वेश्चन था। ऑक्यूपेशन पूछ लिया उसने फादर का। ठीक है। हम्म। अभी ऑक्यूपेशन में वो कितना डीप जाता है, वो मैं मतलब थोड़ा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पिताजी फार्मर हैं, खेती वगैरह करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तो मैंने उनको ऑक्यूपेशन में फार्मिंग भरा था पीआईक्यू में, तो पूछते हैं मुझे ये बताइए कि अभी फार्मिंग का कौन सा सीजन चल रहा है। ठीक हम्म। है। मतलब किस टाइप की क्रॉप उगती हैं, तो फिर मैंने उसको बताया रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। तो अभी हाँ। मैंने उसको बताया कि सर खरीफ क्रॉप का सीज़न चल रहा है, तो रबी क्रॉप का सीज़न दिवाली के आसपास आता है। फिर वो पूछता है कि खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप होती है, तो मैंने उसको पैडी बताया। हम्म। फिर पूछता है कि आप कौन कौन सी फसल उगाती हो, तो मैंने उसको गेहूँ, सरसों वगैरह ये सब बताया। तो फिर मेरे से पूछता है कि एमएसपी क्या है, वीट की एमएसपी बताओ। तो मुझे पता था ये चीज़, तो मैंने ये भी बता दी। तो मतलब ये है कि वो इतना डीप जा सकता है वो, ठीक है, उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना हाँ। है। बिल्कुल सही ये बात। नहीं कि बस पिताजी मेरे खेती करते हैं, खेती के नहीं बारे में नहीं नहीं, पता वो नहीं तो है। भाई वो तो स्टार्टिंग है उनकी, उनको चाहिए वो डीप वाला आंसर चाहिए, जहाँ तक वो पहुंचाएंगे वहाँ वाला आंसर। एक्चुअल में वो ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको कितना नॉलेज है, मतलब आप पिताजी आपका जो काम कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्ट लेते भी हो, या ऐसे ही बोल दिया कि मैं तो पिताजी की हेल्प करता हूँ घर पे। हाँ सही आपने बात है। एसडी में तो लिख दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल सन हूँ, मैं पिताजी की बहुत हम्म। हेल्प करता हूँ, लेकिन जब वो पीआईक्यू में पूछ रहा है, इंटरव्यू में पूछ रहा है, तब आप बता ही नहीं पा रहे, तो ये तो फिर आपका झूठ पकड़ा गया ना। बिल्कुल सही अगर बात है। आप एक्चुअल में अगर आप हेल्प करते हैं अपने फादर की, तो आपको बेसिक आइडिया होता। बेसिक आइडिया वो होता बहुत है। डीप भी नहीं पूछ रहा है, वो बेसिक ही पूछ रहा है। सही पूछता बात है। है कि कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, कितने बीघा लैंड है आपके पास, ठीक है, ये हम्म। सब पूछता है। पिताजी की आप क्या हेल्प करते हो एग्रीकल्चर में, ये बताइए मुझे। किस टाइप की हेल्प करते हो, सही बात है। हाँ जी। तो मैंने कहा सर कोर नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन और भी मिसलेनियस काम रहते हैं, जैसे खेत में पाइप वगैरह बिछाना होता है जब इरीगेशन करते हैं अपन, है ना। और और क्या। खेत के आसपास जो बाउंड्री लगाते हैं ताकि जो गाय वगैरह गांव में रहती हैं वो अपनी खेत को मतलब फसल को खराब ना करें, तो उसको बाउंड्री वगैरह बनवाने में हेल्प करना है, इस टाइप की हेल्प करना, पेस्टिसाइड वगैरह सही बात है। खरीदवाना मार्केट से, टाइप की हेल्प करते हैं, तो थोड़ा कन्विंस हो जाता है। फिर हम्म। मैंने रनिंग भी लिखा हुआ था अपने उसमें, हॉबी अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो वो पूछता है कि अच्छा कितना रन करते हो, मैंने कहा सर 8 किलोमीटर। बोलता है कितना टाइम लगता है, हम्म। सॉरी मैंने कहा सर 2 किलोमीटर रन करता हूँ। पूछा कितना टाइम लगता है, मैंने कहा सर 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो फिर हम्म। वही कॉमन क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू वही बस, वही हाँ, वो फिर समझ। डीप जाते जाते जहाँ तक ले जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो सही है फिर यार। फिर वो हाँ। एनसीसी के बारे में पूछता है कि एनसीसी आपने क्यों ज्वाइन नहीं करी। हम्म एनएसएस मैंने फर्स्ट ईयर में करी थी, फिर छोड़ दी थी, पूछता है क्यों छोड़ दिया आपने। हम्म। ठीक है। फिर यही कॉमन क्वेश्चन थे। फिर कोई एनी इंटरनेशनल न्यूज़ बता दो, एक नेशनल न्यूज़ बता दो। हाँ वही। और हाँ जी, फिर एयरफोर्स से रिलेटेड लास्ट में वो कुछ 3-4 सवाल पूछता है, हम्म। फिक्स है वो, मतलब सबसे पहले पूछेगा कि इन केस यू गेट सिलेक्टेड देन वेयर यू यू विल बी ट्रेंड। ठीक है। ओके। हाँ। तो मैंने उसको बताया कि एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद। फिर पूछता है व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ए ट्रेनिंग। हम्म।
तो मैंने उसके एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने उसको बताया कि सर इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग एएफए में होती है, उसके बाद रिमेनिंग 52 वीक्स की ट्रेनिंग एएफटीसी बेंगलुरु में होती है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर। तो सिर्फ एयरफोर्स के बारे में उसने इतना पूछा। हाँ, एक सवाल और पूछा था कि अपार्ट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट व्हाट आर द टेक्निकल इक्विपमेंट्स दैट द इंडियन एयरफोर्स यूज। तो फिर ओके। मैंने उसको बताया कि सर कई सारे हैं, मिसाइल्स हैं, रेडार्स हैं। तो बस बोलते हैं मिसाइल्स के नाम बताओ। तो मैंने उसको बताया त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, ठीक है, हाँ सही है। ब्रह्मोस, ये सारा बताया उसको। तो फिर पूछता है कि जो आपने मिसाइल्स बताई उनमें से मुझे ये बताइए कि सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है। मैंने उसको बताया सर पृथ्वी है। बस फिर वो यहीं पे रुक गया था। रुक गया। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद पूछता है कि एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर व्हाट विल बी योर जॉब। तो मतलब मैं यही बताऊंगा कि आप 3-4 सवाल जरूर प्रिपेयर करके जाएं अगर आप देहरादून में जा रहे हैं तो। एक तो ये कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, आपका ड्यूरेशन ट्रेनिंग का कितना होगा, ठीक है, एयरफोर्स पे कौन कौन से इक्विपमेंट है, बहुत डीप में नहीं पूछते, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फाइटर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन से रेडार्स हैं, इतना आना चाहिए आपको। उसके अलावा आप जिस भी डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। सही अगर बात आप एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए। अगर आप एडमिन, ग्राउंड ड्यूटी वगैरह में जो भी कर रहे हैं, आपको जॉब रोल आपको पता होना चाहिए। सही बात है। इतना ही वो एक्सपेक्ट करता है आपसे, बहुत डीप में नहीं पूछेगा बस। हाँ, 80%, 85%, इवन 90% आपका PIQ चलेगा। तो PIQ हुई, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सही और बात। पर्सनल इंटरव्यू में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो ये है कि आप कुछ भी बोल रहे हो उसको, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा एग्जाम्पल से कि आप कैसे हार्ड वर्किंग हो। सही बात है। तो मैं ये बोलूँगा कि इंटरव्यू जाने से पहले आप अपना क्या बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट कर दें। कि बिल्कुल। उसमें मेरे से, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन पता है आपको कि क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, सबको पता रहता है कि फ्रेंड से पूछा जाएगा, फैमिली से। हाँ और क्या। तो आप है ना एक डायरी बनाओ, उसमें पॉसिबल क्वेश्चन जो आपको लगता है मेरे से पूछे जा सकते हैं उनके आंसर लिखो। और हर आंसर के लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल ढूंढो कि अगर मैं ऐसा हूँ तो मैंने इस टाइप का काम कब किया था, उसका एक एग्जांपल ढूंढो। और उसको आप एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करोगे तो कन्विंस हो जाता है। आप सिर्फ ये बोलोगे कि सर मैं बहुत ही डिसिप्लिन हूँ, बहुत ही पंक्चुअल हूँ, तो वो बोलने से नहीं मानेगा, आपको एग्जांपल देना बताना पड़ेगा कि पड़ेगा। आप पंक्चुअल कैसे हो। सही बात है। हाँ तो जी, हाँ जी। तो ये आपको बहुत ही मतलब एक अच्छी ट्रिक है कि आप मतलब जो भी बोल रहे हैं आप उसको एक एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर दो बस। सही बात है। अच्छा तो फिर ये पूरा फाइनल इंटरव्यू के बारे में था। फाइनल फाइनल फिर रिकमेंड कितने हुए थे वहाँ पे? फाइनल रिकमेंड हुए थे 4, ठीक है, मतलब हमारे ग्रुप से एक बंदा था, उसका ये 9th कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। बहुत सही। तो उस बंदे वो मतलब फाइनली रिकमेंड नहीं हुआ, उसका सबसे लास्ट चेस्ट नंबर था 61। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जा रहे थे बंदे, तुरंत आ जा रहे थे, बट उसका कॉन्फ्रेंस लंबा खिंच गया था 15-20 मिनट, मतलब उसका डिस्कशन चल रहा था, वो मतलब ये डिसाइड कर रहे थे कि उसको रिकमेंड करना है कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ, लेकिन उसका कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबा चला था। तो फाइनली हमारे ग्रुप से कोई नहीं हुआ था, 4 बंदे रिकमेंड हुए थे, उसमें 2 फ्रेशर थे और 2 रिपीटर थे। ओके। जो 4 में से जो रिकमेंड हुए थे उसमें एक बंदा ऑलरेडी रिकमेंडेड था फ्रॉम दी सेम बोर्ड, बहुत सही। तो वो दूसरी बार भी रिकमेंड हो गया वहाँ से। ये बढ़िया रहता है इन लोगों का है। हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या है, थोड़े FCAT मार्क्स वगैरह कम थे, अच्छा। तो उसको ये डाउट था कि मैं मेरिट आउट ना हो जाऊँ, तो हम्म। उसके लिए वो आया था, तो इस बार भी उसका रिकमेंडेशन हो गया। चलो बढ़िया है यार। चलो सही है यार, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया, कहीं ना किसी को तो हेल्प होनी ही है फिर अब, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अरे आयुष भाई, मतलब मेरी भी तो काफ़ी हेल्प हुई है ना आपके नहीं चैनल नहीं से। नहीं, सही बात है यार। चलो हाँ जी। बढ़िया, शेयर करते रहना तो वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हाँ। मतलब ये है कि अगली बार आऊँगा तो भैया प्लस टेस्ट नंबर लेके आएंगे आपके चैनल पे। श्योर श्योर, वेलकम है, बहुत बड़ा वेलकम है। हाँ जी, हाँ जी। चलो तो ठीक मैं है। हाँ मतलब हाँ लास्ट हाँ। में क्लोज करने से पहले मतलब वो ये है कि पर्सनली आपका जो हाँ बिल्कुल। चैनल है उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। बिल्कुल। तो इफ़ आई कुड गिव समथिंग बैक टू दिस चैनल, हम्म। टू द व्यूअर ऑफ दिस चैनल, है ना, to this channel, even if I could help one person, I will be the happiest one, अरे वाह। and my purpose will be solved, ठीक है, चैनल पे आने की। बिल्कुल एंड थैंक्स बिल्कुल। आयुष भाई फॉर टेकिंग इनिशिएटिव एंड ओपनिंग अप यूट्यूब चैनल, है ना। काफ़ी मोस्ट। कम चैनल हैं आपके जैसे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बट जो पिन पॉइंट बात करता है वो मुझे लगा आपका चैनल ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ उससे। बिल्कुल। एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी होप दैट यू कंटिन्यू दिस work in थैंक्स future अलॉट as यार, well. थैंक्स अलॉट भाई, And थैंक्स अलॉट। our well wishes are with you. We hope that your channel grow further, and we wish you many more success in the coming time. यूट्यूब बड़ी And यूट्यूब यार, आप भी बस वही वाला है, प्लस वाला साइन चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल, and next time I hope to come on the channel with a plus sign. बिल्कुल बिल्कुल, चलो बढ़िया है यार।
अब रखते हैं, रैप अप करते हैं ना। चलो ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ठीक है भाई, बाय बाय। ओके।